आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि है बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में जो हम लोग पढ़े तो उसमें हम लोगों ने पता किया कि इलेक्ट्रॉन जो है तुमको नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमती है और नाभिक में उसके जो है धन आवेशित नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और बाद में जाके पता चला कि उसमें न्यूट्रॉन भी स्थित होते हैं, जो कि गीगर मूलर एक्सपेरिमेंट या और भी प्रयोग के द्वारा ये सब की पुष्टि हुई रदरफोर्ड मॉडल के। लेकिन एक परमाणुविक स्पेक्ट्रम की चर्चा करते हैं, तो परमाणुविक स्पेक्ट्रम की पहले चर्चा करते हैं, फिर रदरफोर्ड मॉडल के परमाणु मॉडल के बारे में इसमें विश्लेषण करने का कोशिश करते हैं। परमाणुविक स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब किसी परमाणु को विद्युत धारा, परमाणु से विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाएगा कोई गैस से, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गया, तो जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाएगा जैसे हाइड्रोजन गैस से, तो उसमें जबकि उससे कुछ विकिरण उत्सर्जित होती है, उस विकिरण को जब हम लोग प्रिज्म से गुजार करके जब स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो देखोगे जबकि अंधेरे बैकग्राउंड में जब देखा जाएगा तो उसमें कुछ चमकती हुई रेखाएं दिखाई पड़ेगी। जो चमकती हुई रेखाएं दिखाई पड़ती है वह कहलाती है हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम हो गया, या किसी भी परमाणु में भी इस तरह का स्पेक्ट्रम बन सकता है। और ये जो उसके जो रेखाएं दिखाई पड़ी, उसके जो तरंगदैर्घ्य को देखा जाए तो वो जो तरंगदैर्घ्य के जो सेट प्राप्त होते हैं वह किसी भी दूसरे परमाणु में ऐसा तरंगदैर्घ्य का पूरा सेट प्राप्त नहीं होगा। दूसरे शब्द में कहें तो कि यह जो स्पेक्ट्रमी रेखा है किसी भी परमाणु को पहचान करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि वह परमाणु वहां पर उपस्थित है। तो इसलिए यह इसको तो जैसे कि हम लोग किसी आदमी का जो है तुमको पहचान जो है उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से होती है, उसी तरह से किसी परमाणु की पहचान करनी हो तो उसके जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अगर अध्ययन करें और उसमें जो तरंगदैर्घ्य पाए जाते हैं तो उसका सेट से मिलान करेंगे तो उस परमाणु को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार से उस परमाणु की पहचान है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग अभी तक कोई सूर्य पे गया नहीं, लेकिन सूर्य में दावे के साथ हम कहते हैं कि वहां पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब कहते हैं। तो इन सबों का आधार क्या है? इन सबों का आधार भी उसके स्पेक्ट्रम का अध्ययन ही है। उसके स्पेक्ट्रम का जब जो सूर्य के प्रकाश में जो लाइंस जो मिल रही है, जो रेखाएं प्राप्त होती है, वो देखा रेखाएं के रूप में होते तो वो परमाणु है पहला बात। और उस रेखाओं के सेट का जब अध्ययन किया जाता है तो उस वहां पर जो उपस्थित परमाणु है उसके बारे में दावे के साथ ये कहा सकता है वो परमाणु वहां पर उपस्थित है। और इसीलिए बिना किसी कंफ्यूजन के लोग बात करते हैं कि यहाँ वहां पर हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो ये सब जो बातें होती है ये उसके पीछे भी यही तुमको स्पेक्ट्रमी का अध्ययन ही है। तो ये हुआ तुम्हारा कि स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके, जैसे कहीं पर दूसरा, ये तो परमाणु का हुआ, अणु के भी अपने स्पेक्ट्रम बनते हैं। जैसे कि अभी कुछ हाल के वर्षों में तुमने सुना होगा चंद्रमा पर पानी की खोज हो रही है। तो चंद्रमा पर अगर पानी की खोज है तो वहां भी तुमको क्या है, यह हम लोग पहले से यहां पर जो पानी जो कि पृथ्वी पर पाया जाता है, तो पानी के जो स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग देखें तो उसमें कौन कौन से, एक पानी के स्पेक्ट्रम पहले रेखाएं नहीं, एक बैंड टाइप का, पट्टी टाइप का प्राप्त होता है। तो उस पट्टी में कौन का जो है अध्ययन कर ले यहां पर। और फिर चंद्रमा पर भी क्या हो, चंद्रमा पर अब है तुमको, जैसे पृथ्वी पर ही हम लोग बहुत से पार्ट को अभी तक नहीं विजुअलाइज कर पाए कहां क्या है, तो चंद्रमा के हर पार्ट पर जा करके आदमी के द्वारा विजुअलाइज करना यह तो काफी कठिन काम है, क्योंकि वहां का टेरेन अपना है, वहां पर हवा की दिक्कतें हैं, इन सब के कारण सब जगह नेविगेशन करना, आदमी को इधर से उधर कराना, ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो लेकिन इसके पास तो टेक्नोलॉजी क्या है कि आप एक ऑर्बिटर, कोई भी मतलब मिशन होता है जहां से कि एक विकिरण डालते हैं, एक मतलब सैटेलाइट आपने दिया, उपग्रह दिया जो चंद्रमा के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है, जिसको ऑर्बिटर कहते हैं हम लोग। जो हमारा ऑर्बिटर जो कि तुम्हारा था, जो कि चंद्रयान का जो पार्ट जिसमें कि विक्रम लैंडर वगैरह जो हम लोग का फेल किया, उसमें जो उसके जो ऑर्बिटर थे आज भी काम कर रहे हैं। ऑर्बिटर उसमें काफी सक्सेसफुली था। जो लैंडर था उस प्रोजेक्ट में हम लोग फेल हुए, जो ऑर्बिटर का प्रोजेक्ट वो पूरी तरह सफल ही रहा था। तो ऑर्बिटर जो है तुमको उसमें ऑर्बिटर, तो उसी ऑर्बिटर से जब हम लोग भेजते हैं, वहां पर विकिरण भेजते हैं, तो वहां से जो विकिरण जो अवशोषित होकर के आता है, तो अवशोषित, तो वो अवशोषण स्पेक्ट्रम एक प्राप्त होता है। तो उस अवशोषण स्पेक्ट्रम के आधार पर, तो एक देखो जैसे सूर्य से हमको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, उसके विकिरण से जो आ रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं उत्सर्जित होकर के।
लेकिन यहां पर जो तुमको होगा, जब हम लोग किसी विकिरण, सतत विकिरण को डालेंगे और वहां पर जो पानी के अणु उस विकिरण को अवशोषित कर लेंगे, तो जो विकिरण प्राप्त होगा उसमें उस तरह के जो है तुमको बैंड जो है उसमें काली रेखाओं के, काली बैंड के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि वहां पर जो है पानी की अनुपस्थिति है, तभी ये सब जो है बैंड क्या हुआ है, अवशोषित हुए हैं। और इस प्रकार से पानी के बिल्कुल होने की पुष्टि हो जाती है। फिर आप उसको और एक्सप्लोरेशन करके दूसरे रोबोट के द्वारा उसको आप और उस बात की पुष्टि कर सकते हैं। तो आपको एक प्राथमिक प्रमाण के रूप में वो काफी साइंटिफिक जो है, तुमको साइंटिफिकली आप कह सकते हैं कि नहीं वहां पानी उपस्थित है। तो ये तुम्हारा जो कि अभी भी तुम्हारा जो आधार है, जो कि चंद्रमा पर जो कहा जाता है कि वहां पे पानी बर्फ के रूप में उपस्थित है, उसका भी आधार यही है। अभी तक उसको कोई एक्सप्लोर करके कोई रोबोट के द्वारा ये नहीं किया जा सका है अभी तक, और जहां तक मेरी जानकारी है। तो अभी भी तुम्हारा जो आधार है वो तुमको उसका आधार अभी भी इसी तरह के स्पेक्ट्रम के आधार पर ही अभी तक जो कि जानकारी हम लोग को मिली है। तो हम लोग आते हैं, हमारा अभी परमाणु स्पेक्ट्रम से हमारा मतलब है। तो परमाणु स्पेक्ट्रम क्या हुआ, जब परमाणु से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, विद्युत ऊर्जा, जब परमाणु को कर दो, जब परमाणु को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है तो उससे विकिरण उत्सर्जित होते हैं, विकिरण उत्सर्जित होते हैं। जब इस विकिरण को डार्क बैकग्राउंड, मतलब अंधेरे बैकग्राउंड में, डार्क बैकग्राउंड में देखा जाता है तो कुछ चमकीली रेखाएं दिखाई पड़ती है, कुछ चमकीली रेखाएं दिखाई पड़ती है, रेखाएं दिखाई पड़ती है, जिसे परमाणुविक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे उस परमाणु का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये तुम्हारा होगा, इसमें जो कि तरंगदैर्घ्य प्राप्त होंगे उस विकिरण के, वो बिल्कुल हर परमाणु के लिए अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन परमाणु की पहली बार चर्चा की जा रही है, जो सबसे सिंपल परमाणु है, तो उसके भी विकिरण प्राप्त होते हैं। तो ये तुमको होगा, इसको यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है, यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। तो ये तुमको हो गया, जब तुमको सतत विकिरण, जब दूसरा है तुमको अवशोषण जैसे होगा, जब श्वेत प्रकाश को, जब सतत विकिरण को परमाणु से गुजारा जाता है, तो वह कुछ विकिरण को अवशोषित कर लेता है, जिसे अवशोषण रेखा स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह भी रेखा के रूप में ही, यह रेखा तुमको अंधेरा के रूप में दे, रेखा स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें उल्टा होगा कहते हैं, मतलब जबकि तुमको ब्राइट बैकग्राउंड पर, चमकीला बैकग्राउंड पर देखोगे तो कुछ जो है तुमको जो है काली रेखाएं दिखाई पड़ेगी, तो ये तुमको अवशोषण स्पेक्ट्रम कराएगा। और ये सब वही सब तरंगदैर्घ्य तुमको अवशोषित होगा जो कि यहाँ पर, जो कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो उत्सर्जित हो रहा था। तो ये किसी परमाणु में सेम उसी पैटर्न पर ये अवशोषित और तुम्हारा अवशोषित भी होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन परमाणु से को ऊर्जा दी गई तो कोई कुछ विकिरण जो कि चमकीली रेखा के रूप में दिखाई पड़ा,
उसके तरंगदैर्घ्य को आप नाप सकते हैं। अब जब सतत विकिरण, जैसे तुमको श्वेत प्रकाश अगर डाल दिया, सपोज दैट आपके पास श्वेत प्रकाश का अपना एक कंटिन्यूस बैंड है, तो उसमें जो 7 रंग होंगे, तो उसमें से कुछ विकिरण आपके क्या हो जाएंगे, अवशोषित जब हो जाएंगे परमाणु के द्वारा, तो वो तुमको जबकि चमकीला बैकग्राउंड पर कुछ डार्क रेखाएं दिखाई पड़ेगी आपको, जो अवशोषित हो जाएगा। तो इसका मतलब परमाणु जो कि उत्सर्जित करता है उसी को जबकि वह मिलता है, उस विकिरण को वह अवशोषित भी कर लेता है। ये तुमको 2 तरह के स्पेक्ट्रम मिलते हैं जो परमाणु के स्पेक्ट्रम हमेशा रेखा के रूप में मिलेंगे, और अणु के रहेंगे तो वो बैंड, पट्टी के रूप में मिलेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया स्पेक्ट्रम के बारे में। जहां तक की बात है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के, कुछ बात करें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। एक तो ये दोष हुआ कि इस स्पेक्ट्रम का यह विश्लेषण नहीं कर पाया कि ये क्यों उत्सर्जित हो रहे हैं। ये तुमको दूसरा है, तुमको क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर तुमको, जैसे कि या ऐसा करो, एक तो पहला रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष तुमको जो है इसमें है कि यह तुमको पहला है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यह व्याख्या नहीं कर सका। यह हाइड्रोजन, ये जो स्पेक्ट्रम बन रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है। मतलब यह हुआ कि जो परमाणु का बनावट आप बताते हैं कि नाभिक है, उसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो परमाणु में ऐसी कुछ बात तो रही होगी कि ये स्पेक्ट्रम जो है रेखा के रूप में दिखाई पड़ रहा है, तो जिसका कि कोई जवाब किसके पास नहीं था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं मिल सका कि ये जो स्पेक्ट्रम जो कि हम लोग जब उसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो लाइंस जो विद्युत विकिरण कहां से आ रहा है, और ये विकिरण मतलब एक विशेष प्रकार के जो विकिरण आ रहे हैं उसके क्या आप उसका विश्लेषण करना चाहेंगे। तो इसका कोई भी जवाब किसके मॉडल में नहीं था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्राप्त नहीं हो सका। दूसरा इसका जो है तुमको क्लासिकल भौतिकी के अनुसार त्वरित आवेशित कण विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते समय एक त्वरित आवेशित कण है जो विकिरण का उत्सर्जन करेगा, फलस्वरूप उसकी ऊर्जा घटती जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा, तो ये तुमको ऐसा होगा, इस क्लासिकल में मतलब इस तरह का एक स्पाइरल पाथ बनाएगा ये, और धीरे धीरे तुमको इलेक्ट्रॉन इसमें तुमको क्या हो जाएगा, नाभिक में ये गिर जाएगा। इस ढंग से ये इलेक्ट्रॉन का पाथ बनाते जाएगा और ये नाभिक में समा जाएगा, ऐसा कहना है क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार से। तो इसका तो जो कि मैक्सवेल का हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा भी है, मैक्सवेल के सिद्धांत से उसके पहले ही, जो कि इस रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बनाने से पहले ही रदरफोर्ड ने ये जो सिद्धांत, ये जो तुमको मैक्सवेल ने ये जो सिद्धांत है तुमको करीब 1870s में ही दे दिया था, और उसी के समय से उसके इस थ्योरी के मुताबिक जो त्वरित आवेशित कण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित, उसी के आधार पर हेनरिच हर्ट्ज ने अपनी प्रयोगशाला में पहली बार क्या बनाया, पहली बार विद्युत चुंबकीय तरंग भी उसी सिद्धांत के आधार पर बनाया। और यह जो सिद्धांत था जिसमें कि उस समय तक, जिस समय कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल आए, उसमें मार्कोनी ने तो विद्युत चुंबकीय तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज करके रेडियो का भी उन्होंने आविष्कार कर लिया। तो ये जो तुमको मॉडल था, जबकि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल इसके बिल्कुल विपरीत बात करता है।
विद्युत चुंबकीय तरंग, मैक्सवेल के जो विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत है, जो कि हमने जो राष्ट्रीय ऐप पर तुम पढ़ भी सकते हो, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, विद्युत चुंबकीय तरंग जो चैप्टर है उसमें मैक्सवेल के सिद्धांत को समझाया गया है कि कोई त्वरित आवेशित कण किस प्रकार से क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करता है। तो ये जो तुमको आवेशित कण का उत्सर्जन करता है, उसी से हर्ट्ज वगैरह के प्रयोग से भी उसमें चर्चा की गई है। तो ये जो तुम्हारा है, तो ये जो थ्योरी थे तुमको मैक्सवेल के, ये काफी प्रमाणित ही थे और उसकी पहले से ही क्या हो रही, पहले से इसके प्रमाण भी, प्रयोग के द्वारा प्रमाण भी इसके उपलब्ध थे। तो जाहिर है कि इसकी व्याख्या क्या नहीं कर सका, तुमको वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं कर सका। तो रदरफोर्ड के परमाणु, तब अब एक जो तुमको 12.1 एग्जाम्पल में है कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक, अगर ये जो हमारा मैक्सवेल का सिद्धांत था, उसका कहना है कि जो कोई आवेशित कण की जो आवृत्ति होती है, उसी आवृत्ति का वह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है। जब तुमको कोई आवेशित कण को त्वरण होगा, तो उसकी जो तुमको आवृत्ति होगी, उसी आवृत्ति का वह विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित वह करेगा। तो ये तुमको उसका तो एक जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तुमको इलेक्ट्रॉन जो है, तुमको जब परमाणु का जो हम लोग 12.3 एग्जाम्पल में पढ़े थे कि परमाणु की त्रिज्या तुमको दी हुई है, जो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या हम लोग पता किए थे, तो करीब करीब 53 पिकोमीटर आता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसका जो कि तुमको वेग है, तुमको 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड आता है। तो वह कितना आवृत्ति का विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो क्लासिकल सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन की जो आवृत्ति होगी, उतने ही आवृत्ति का वह विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो एनसीईआरटी का उदाहरण 12.4 देखते हैं। एनसीईआरटी उदाहरण 12.4 है। इसमें है तुमको इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसकी त्रिज्या तुमको जो है हम लोगों ने 12.3 में प्राप्त किया था कि आर जो है तुमको, इसकी त्रिज्या अगर आर है तो आर का मान होता है 53 पिकोमीटर। और जो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, जो इसकी चाल है, वो है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग उस क्वेश्चन में पता कर चुके हैं। तो इसकी जो आवृत्ति होगी, एक चक्कर लगाने में जो समय होगा 2πr बटे चाल, इसका चाल तो सभी समान होगा। तो आवर्तकाल हो गया इसका, आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में जो उस इलेक्ट्रॉन को समय लगेगा 2πr/v हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति जो है इसका उल्टा हो जाएगा। एक सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा, एक सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की घूर्णन आवृत्ति, घूर्णन तो न्यू बराबर 1/2t, मतलब v/2πr। तो v/2πr, तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड बटे 2 × 3.14 × 53 × 10⁻12 मीटर। तो 12 6 इधर कितना हो गया, 18 हो गया। और भी कट के जो आएगा, तो इसका जो आंसर है तुम्हारा आ जाएगा 6.6 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये तुम्हारा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति तुम्हारा 6.6 × 10⁻15 हर्ट्ज, यही है। तो 6.6 × 10⁻15 हर्ट्ज का तुम्हारा आवृत्ति आ जाएगा। तो इतना ही, जितना कि इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति जितनी होगी, उसी आवृत्ति का विद्युत चुंबकीय तरंग वह क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति भी क्या होगी, इसी के बराबर होगी। कितना होगी, 6.6 × 10⁻15 हर्ट्ज के इक्वल होगा। ये इतना ही आवृत्ति का वो विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्सर्जित करेगा। तो और जब ये तुमको, लेकिन जो तो इसका आवृत्ति तो यही होगा, लेकिन जो कि स्पेक्ट्रम की जो रेखाओं की आवृत्ति आ रही थी या तरंग दैर्ध्य आ रहा था, इसका पालन नहीं कर रहा था ये तुमको। तो इसको दूर करने के लिए बोर को भी रदरफोर्ड के प्रयोगशाला में बोर ने भी कुछ सालों तक काम किया था, और उनका यह मानना था कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो सही है। तो इसको सही ठहराने के लिए उन्होंने कुछ जो है तुमको कुछ उन्होंने मान्यताएं बनाई कि जब इलेक्ट्रॉन तुमको किसी नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो वह तुमको उसकी ऊर्जा स्थिर होती है
और इस दौरान वह किसी भी ऊर्जा को, किसी भी प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। एक उन्होंने ये मान्यताएं दी। दूसरा उन्होंने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन तुमको नाभिक के चारों ओर घूमती है तो उसका जो कोणीय संवेग है वह संरक्षित रहता है, और वह कोणीय संवेग तुमको h/2π का एक गुणक होता है, h/2π का गुणक होता है। तो ये जो तुमको है इस बोर का परमाणु मॉडल की अब हम लोग चर्चा करेंगे। और बोर के परमाणु मॉडल की ये विशेषताएं रही कि ये तुमको जो हाइड्रोजन परमाणु के जो कि विकिरण निकल रहे थे उसकी उन्होंने स्पष्ट व्याख्या की। उसका उन्होंने जितने भी तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित हो रहे थे बोर के परमाणु मॉडल में हाइड्रोजन परमाणु के बारे में जो थी उसका उन्होंने पूरी तरह क्या किया, उसका विश्लेषण करने में सफलता प्राप्त किया। तो बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, बोर ने परमाणु के बारे में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की। तो जैसे पहला है तुमको, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, जिसे स्थिर ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिसे स्थिर कक्षा कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं हम लोग। तो ये तुमको हो गया। दूसरा है तुमको नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का गुणक होता है, h/2π का गुणक होता है। जैसे तुमको ये जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये जबकि नाभिक के चारों ओर घूमेगा, यहाँ पे धनात्मक है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन का ये तुमको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग जो होगा तुमको, कोणीय संवेग mvr बराबर कहना था इसका nh/2π। तो m क्या होगा तुमको, mvr जहां तक है तो m हो गया तुमको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v बराबर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, r बराबर स्थिर कक्षा की त्रिज्या। तो ये तुम्हारा हो गया, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसकी त्रिज्या r हो तो उसकी चाल अगर v हो इलेक्ट्रॉन की तो mvr जो कोणीय संवेग है बराबर हो गया nh/2π, जहां पे h क्या हो गया प्लैंक नियतांक और n हो गया तुमको कोई पूर्णांक संख्या। h बराबर क्या है तुमको, nh/2π में h बराबर है प्लांक नियतांक, ये परिचित ही हो, प्लांक नियतांक दैट्स इक्वल टू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये पहले से ही जानते हो। और n बराबर पूर्णांक संख्या जो कि 1 2 3 ये सब होगा, जिसको कक्षा की संख्या भी कह सकते हैं। n बराबर 1 2 3 ये सब तुम्हारा आएगा जो कि कक्षा की संख्या कहलाएगी। तो ये तुमको इलेक्ट्रॉन जो है तुमको इस प्रकार से वह घूमेगा तो उसकी जो है कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगी और उसका वैल्यू h/2π का गुणक होगा। तीसरा उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाती है
तीसरा उसका कहना था, तीसरा नंबर, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से, एक उच्चतर कक्षा से, इसको मिटा दे रहे हैं, तीसरा नंबर बात लिख देते हैं यहीं पर। तो इसमें पहला हो गया तुमको कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, जैसे हम लोग स्थिर कक्षा कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन की जो कोणीय संवेग है वो हमेशा संरक्षित रहेगा। तीसरा उन्होंने जो मान्यताएं दी, तीसरा मान्यता ये था तुमको कि जब तुमको इलेक्ट्रॉन जो तुमको घूम रहा है उस समय तो वह किसी विकिरण का उत्सर्जन नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा, तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में, निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आती है तो विकिरण का उत्सर्जन करती है, विकिरण का उत्सर्जन करती है, विकिरण का उत्सर्जन करती है। इस उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, दोनों कक्षा की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। मतलब अगर दोनों कक्षा की ऊर्जा का अंतर E है, जैसे कि अगर N से M, यदि इलेक्ट्रॉन N कक्षा से M कक्षा में आता हो, N कक्षा में आता हो, N ग्रेटर देन M, तो विकिरण की ऊर्जा जो कि प्लैंक सिद्धांत से h म्यू होगी इज इक्वल टू n कक्षा का ऊर्जा माइनस m कक्षा का ऊर्जा, इसके अंतर के बराबर होगा ये। और इसकी ऊर्जा का अभी हम लोग जो व्यंजक है अभी मैंने कुछ समय में हम लोग इसका निकालेंगे, और इस प्रकार से तुमको इसी समय ये विकिरण की ये जो स्पेक्ट्रम बन रही है इसी ऊर्जा के अंतराल के आधार पर बनी होगी, जिसका कि हम लोग आगे कैलकुलेशन भी करके देखेंगे। तो तीन इसकी मान्यताएं हो गई। एक तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में घूम रहा है तो उसमें कोई सी विकिरण का उत्सर्जन नहीं करेगा। दूसरा, जबकि तुमको उसकी जो कोणीय, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग है हमेशा संरक्षित रहेगा, और जिसका मान होगा h/2π का वह गुणक होगा, जिसको समीकरण के रूप में mvr बराबर nh/2π लिख सकते हैं। तीसरा उसका कहना था कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा में आता है, जैसे कि इसको अगर चित्र के रूप में देखें, जैसे कि ये प्लस हो गया, ये तुमको m कक्षा है, ये n कक्षा में है, ये n कक्षा, ये m कक्षा है। तो इससे जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इस प्रक्रिया में तुमको क्या करेगा, ये विकिरण उत्सर्जित करेगा। इसमें जैसे इसका ऊर्जा ज्यादा होगा, इसका ऊर्जा कम होगा, इतना के ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का विकिरण क्या करेगा, यह उत्सर्जित करेगा, जिसको हम लोग h न्यू कह सकते हैं। या तरंग दैर्ध्य चाहिए तो E बराबर hc/λ भी लिख सकते हैं इसको, दैट्स इक्वल्स टू En माइनस Em, तो ये सब भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तुमको दोनों के आधार पर ये विश्लेषण किया जा सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया hc/λ या h न्यू के बराबर होगा तुमको ये। तो तीसरा हो गया तुमको, अब है तुमको इसके आधार पर एक जो उनको जो 12.5 नंबर एक उदाहरण दिया गया है, जो कि द्वितीय मान्यता जो हम लोग रदरफोर्ड का अभी बोर का जो हम लोग पढ़े, उसके आधार पर एक दिया हुआ है कि एक तुमको उपग्रह में इसे लागू करके दिखाने का प्रयास किया गया। जैसे कि उपग्रह का भी मॉडल वही, ग्रह या उपग्रह जो भी है, जैसे ग्रह तुमको घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, उसी तरह से नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है वह परमाणु प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार से उपग्रह जो तुमको ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं,
तो अगर ये तुमको जो थ्योरी बोर का जो परमाणु मॉडल का जो दूसरा अभिगृहित था, अभी दूसरा जो मान्यता लिखे थे कि MVR बराबर NH/2π, अगर हम लोग उपग्रह में लगाना चाहें तो ये कितना उचित होगा, तो इसको हम लोग उपग्रह में लगा करके देखते हैं। एक उदाहरण है तुम्हारा NCERT का उदाहरण है 12.5। इसमें दिया हुआ है कि एक 10 किलोग्राम का एक उपग्रह है, 10 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो किसी ग्रह के चारों ओर R जो है तुमको 8000 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा है, और इसको एक चक्कर लगाने में 2 घंटा का समय लगता है। इस उपग्रह को, यह ग्रह हो गया, यहां पर ग्रह के चारों ओर उपग्रह क्या कर रहा है, यहां पे चक्कर लगा रहा है। ये उपग्रह होगा, यहां पर ये उपग्रह है, ये उपग्रह है। इसकी चाल अगर दी हुई है और एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो दिया हुआ है, तो इसका जो कोणीय संवेग हुआ, इसका जो कोणीय संवेग तुमको क्या होगा, MVR। तो उपग्रह की चाल अगर देखें, उपग्रह की चाल भी बराबर एक चक्कर लगाने में 2πr इसके दूरी तय करेगा, बटे क्या आ जाएगा, इसका आवर्त काल से भाग दे दें तो ये क्या आ जाएगा, इसकी चाल हो जाएगी। अब कोणीय संवेग, कोणीय संवेग MVR बराबर, बोर थ्योरी के आधार पर MVR बराबर NH/2π। तो यहां पर गया m गुना 2πr बटे v का मान बटे t गुना r बराबर NH/2π। अब n का मान निकालना, कितना नंबर कक्षा है, तो इसको सबको गुना कर सकते हैं यहां पर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा n बराबर हो जाएगा, ये n बराबर तुम्हारा हो गया, ये 2π भी इस साइड चला जाएगा, 2π गुना 2π है, 2π गुना 2π यहां भी है, तो 2π गुना 2π 4π स्क्वायर, 4π स्क्वायर, और r का भी स्क्वायर हो गया गुना m बटे t, और यह इसका मान चाहिए तुमको, और बटे h भी, t इंटू एच हो गया तुमको। अब सबका मान दे दे SI मात्रक में, तो हमारा काम क्या हो सकता है, तो 4 इंटू क्या होगा 3.14 का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर है, और इंटू हो गया तुमको r स्क्वायर, r है तुमको 8000 किलोमीटर, तो 8000 गुना क्या होगा तुमको 1000, इसको किलोमीटर को मीटर बदलना पड़ेगा SI मात्रक में, और इंटू MV, तो 4π स्क्वायर इंटू r स्क्वायर गुना m बटे तुम्हारा है एक टाइम पीरियड है 2 घंटा, 2 गुना 3600 सेकेंड हो गया ये, और h का वैल्यू था 6.626 गुना 10 पावर माइनस 34। तो ये काफी ज्यादा पावर आ जाएगा, 34 इधर 8000 गुना, तो 8000 है और गुना 1000 है, दैट इज 10⁻6 और का होल स्क्वायर 10⁻12 हो गया, यहां से 34 है तो 46 पावर हो गया। तो ये लगभग तुमको कट वगैरह करके तुमको ये 10⁻45 में चला जाता है, जिसका वैल्यू तुमको दिया हुआ होगा बुक में, कितना इंटू 10⁻45, 10⁻45 पावर में इसका शायद वैल्यू आ जाएगा 5.3, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कैलकुलेट करके 5.3 इंटू 10⁻45 आ जाएगा। तो ये तुमको कि इसकी यह इतना ज्यादा n का कक्षा की संख्या इतनी अधिक आ गई कि इसका कोई मतलब नहीं रहा, इसका जो है उसकी मैंने जो क्वांटाइजेशन का जो अर्थ है, यह इतना बड़ा पूर्णांक संख्या हो गया कि इतना बड़ा संख्या हो गया कि इसका कोई क्वांटाइजेशन की कोई अर्थ इस उपग्रह के लिए नहीं रह पाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए चूंकि उसका द्रव्यमान काफी कम होता है, उन सबों के लिए तुमको इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो ये तुमको था, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसका विश्लेषण कर दिए। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि बोर के परमाणु सिद्धांत के आधार पर हम लोग इस बात का विश्लेषण करने का कोशिश करते हैं, बोर के परमाणु सिद्धांत के आधार पर हम लोग इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा है, उसका वेग कितना होगा, उसकी त्रिज्या क्या होगी, इन सबों का व्यंजक हम लोग चाहें। इलेक्ट्रॉन का जैसे कि पिछले इलेक्ट्रॉन की कक्षा में की त्रिज्या हम लोग पहले भी पता किए थे, और इसे फिर से इसको निकालते हैं, उसका वेग, त्रिज्या, इन सबों का व्यंजक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले वेग और क्या चीज का व्यंजक निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, चलो ऊर्जा ही निकाल लेते हैं, इसी में तुमको वेग वगैरह का सूत्र भी आ जाएगा, ऊर्जा के हेडिंग के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अगर हाइड्रोजन परमाणु लें तो उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि बोर का जो परमाणु मॉडल है वो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए भी लागू होता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है, एक से अधिक प्रोटॉन के लिए लागू होता है। तो इसमें मानते हैं जेड प्रोटॉन है तो इसमें जेड ई आवेश हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा ई माइनस ई। तो ये तुमको अगर इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि आर है तुमको, तो यहां पर दो तुमको जो है, अगर जहां तक की रहा, इसमें एक तो होता है तुमको अभिकेंद्र बल का कार्य करेगा, तो इसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं विद्युतीय आकर्षण बल बराबर mv²/r। तो ये जो तुम्हारा है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है। बोर का परमाणु सिद्धांत में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। तो परमाणु हो या आयन, जिसे हीलियम प्लस है, He+ होगा, तो हीलियम में दो प्रोटॉन हो सकते हैं, लेकिन He+ होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तभी बोर परमाणु मॉडल लागू होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन की संख्या एक से अधिक भी रह सकता है। तुम्हारी किताब में से हाइड्रोजन मॉडल के लिए ही दिया हुआ है, तो जेड का मान 1 रखा हुआ है, तो हम जेड का मान जेड रख के बना देते हैं, जहां पर कि तुमको हाइड्रोजन के अलावा जैसे He+ है या Li++ है, जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन प्रोटॉन की संख्या एक से ज्यादा है, उसमें भी लागू होता है, इसलिए हम लोग जेड लेकर बना ही देते हैं थ्योरी में। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसमें जो बल लगेगा उसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 कहते हैं, तो एक आवेश हो गया जेड ई इंटू ई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv²/r हो गया। तो इसको जबकि एक आर स्क्वायर और आर कट जाएगा तो mv²r, तो इसमें इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं mv²r बराबर ZE²/4πε0, Z²/4πε0। इसको एक नंबर इक्वेशन कह सकते हैं। दूसरा था तुमको कोणीय संवेग, जो सेकेंड जो हम लोग अभी बोर्ड के परमाणु सिद्धांत से निकालें, कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो 1/2, तो जाहिर है कि हम लोग वेलोसिटी निकल सकता है इसका, और अगर त्रिज्या फिर निकाल, वेलोसिटी का मान अगर दूसरा में डाल देंगे v का मान, तो हमको त्रिज्या निकल सकती है। तो 2/1 कर देते हैं, चलो तो 2/1 कर देते हैं तो क्या निकलता है, 2/1 कर दें तो v बराबर निकल गया, ऊपर है तुमको ZE² तो mvr, मतलब इधर तो mv²/r/mvr कट गया तुमको, तो क्या बच गया तुमको, mv² है तो एक v बच गया, और है तुमको ZE²/4πε0, और ये तुमको डिवाइड किया तो ये उल्टा हो गया 2π/ns, 2π और 4π कट जाए 2ε0 हो गया, तो v इज इक्वल टू हो गया, v इक्वल्स टू तुम्हारा यहां पर कट गया, तुम्हारा क्या बच गया ZE²/2ε0nh, ZE²/2ε0nh। तो अब v का वैल्यू हो गया ZE²/2ε0nh। तो ये तुम्हारा हो गया। इसमें अगर हम लोग डाटा रखना चाहेंगे तो v का वैल्यू यहां पर जो है तुमको चाहेंगे हम लोग, तो इसका v का वैल्यू जो तुमको आ जाएगा Z/n बच जाएगा। e का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻19, ZE²/2 का तो खैर कोई बात नहीं, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12, और h का वैल्यू होगा तुमको 6.626 × 10⁻34। तो इन सब डाटा को जब यहां पुट करेंगे z और n के अलावा, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा v का, जैसे भी 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड जो लिखा हुआ था तुम्हारा डाटा, वो आ जाएगा करीब करीब, या 2.1 समथिंग आता है, जिसको 2.2 भी लिख सकते हैं। तो मतलब इसका जो वेलोसिटी का अगर फार्मूला के रूप में याद करना चाहें तो v को हम लोग लिख सकते हैं 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू Z/n, ऐसा आ जाएगा। ये तुमको फार्मूला के रूप में इसको याद कर सकते हैं हम लोग, जो एक्सप्रेशन के रूप में। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, जो आगे एक्सप्रेशन का जरूरत पड़े तो हमको इसी से यूज करना पड़ेगा। इसका तुमको जो वैल्यू है ZE²/2ε0nh, इसी से हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो v का भी, तो इससे r का एक्सप्रेशन आएगा। एक समीकरण में, दो समीकरण में रखने पर, दो समीकरण में v का मान रखने पर, तो v का मान वहां रख दो,
तो भी का मान रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमको आर निकलेगा। तो आर बराबर हो गया तुमको NH बाय 2 पाई एम भी, NH बाय 2 पाई एम भी आर बराबर, और NH बाय 2 पाई एम भी हो गया तुमको, तो NH बाय 2 पाई एम तो है ही, और भी का मान यहां पर रख देते हैं। भी का मान है ZE स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट NH, 2 एप्सिलॉन नॉट NH। तो ये तुम्हारा हो गया n से यहां भी मल्टीप्लाई हो गया तुमको, और तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू जो तुम्हारा आ गया n, तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तुम्हारा r बराबर आ गया तुम्हारा क्या चीज, इसका सॉल्व करके, तो जब इसका वैल्यू रखेंगे हम लोग r इज इक्वल टू तुमको आ जाएगा ये 53 पिकोमीटर, 53 पिकोमीटर 10 पावर 12 इंटू n स्क्वायर बाय z आ जाएगा तुमको, ये n स्क्वायर बाय z इसका वैल्यू आ जाएगा। और जाहिर है कि तुमको जब r का वैल्यू जो तुम्हारा है, r का वैल्यू फिर क्या करेंगे तुमको, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो r का वैल्यू भी तुम्हारा आ गया, ये तुमको रिजल्ट के रूप में आ गया 53 पिकोमीटर, जैसे n बराबर 1 रख देंगे तो उसका आ जाएगा। अब जहां तक ऊर्जा की बात है, तो ऊर्जा में तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा में तुमको गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों की बात आएगी। तो दोनों ऊर्जा को हम लोग निकाल सकते हैं। जब वेग निकल गया तो वेग निकल गया तो हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर करके क्या निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा। और जो कि ये तुमको है, इसमें जो विद्युतीय स्थिति ऊर्जा होगी 1/4 Q1 Q2 बटे R, R का मान निकला हुआ है तो स्थिति ऊर्जा भी निकल जाएगा, और दोनों को ऐड करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फिर कुल ऊर्जा का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा है, तो हम लोग अब ऊर्जा निकाल लेते हैं, इसमें गतिज ऊर्जा पहले निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा तुम्हारा, गतिज ऊर्जा KE बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम इंटू, तो ये हो गया तुम्हारा V का वैल्यू तुमको हो गया ZE स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट NH का होल स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन नॉट NH का होल स्क्वायर, ZE स्क्वायर, और बाय हो जाएगा तुमको ये 2 का स्क्वायर से 8 हो जाएगा, M Z स्क्वायर E4 हो गया, M Z स्क्वायर E4 बाय ये 4 का 2 8 हो गया, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर N स्क्वायर और H स्क्वायर। तो mz स्क्वायर ई पर पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका गतिज ऊर्जा का वैल्यू आ गया। और गतिज ऊर्जा का जैसे एक्सप्रेशन अगर तुमको निकालना चाहेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, अगर इसको हम लोग रखना चाहेंगे तो ये हो जाता है तुमको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये तुमको गतिज ऊर्जा का ये वैल्यू, इसको याद करने के लिए तुम लिख सकते हो, गतिज ऊर्जा है ये मतलब इसका जो कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो ये तुमको अब स्थिति ऊर्जा, व्यंजक तो इसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग, स्थिति ऊर्जा का, विद्युतीय स्थिति ऊर्जा भी कह सकते हो, विद्युतीय स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी Pe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE Q1 इंटू Q2 बाय R। तो R का जब एक्सप्रेशन रख देंगे यहां पर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा टोटल सॉल्व करके माइनस तो तुम्हारा आ जाएगा M Z स्क्वायर E4 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 8 स्क्वायर था वहां पर, तो 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आ जाएगा इसका R का वैल्यू रखने के बाद। तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा जो आ जाएगी तुम्हारा, कुल ऊर्जा का जो कि फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा। अगर व्यंजक के रूप में ही दें इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस, ये गति स्थिति ऊर्जा माइनस में है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये किसका मान हो गया? ये कुल ऊर्जा का मान हो गया इसका। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया किसी इलेक्ट्रॉन की जो nth कक्षा में जो ऊर्जा होगी उसका वैल्यू हो गया। तो ऊर्जा के साथ साथ तुमको जहां तक वेग का भी व्यंजक याद रख सकते हो 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू जेड बटे एम, और त्रिज्या का वैल्यू हो गया 53 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और ऊर्जा का हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और जूल में उसको गुना करके लिखेंगे तो 2.18 × 10⁻18 जूल हो गया। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हम लोग जूल में वैल्यू देंगे तो 2.18 गुना 10⁻18 जूल गुना जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम लोग याद कर सकते हैं। ये जो आ गया तुम्हारा, इस फार्मूला को हम लोग एक जगह लिखना चाहेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड का वैल्यू हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 हो जाएगा, और इसको जूल में अगर लिखना चाहेंगे 2.18 इंटू 10⁻18 जूल इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये एक सूत्र आ गया तुमको एनर्जी nth, ये nth कक्षा की ऊर्जा है। n का वैल्यू जो जितना रखते जाएंगे 1 2 3 ये तुमको आते जाएगा। और तुमको v का भी मान याद करना चाहो तो मैं इस सूत्र को एक बार लिख दे रहा हूं तुम्हें, मीटर पर सेकेंड इंटू जेड बाय एन, और तुमको r बराबर हो गया 53 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब जैसे इस सूत्र के आधार पर जो बहुत से तुमको क्वेश्चंस जो होंगे इसमें ऑब्जेक्टिव हो या जो भी हो, तुमको ये सब सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तुमको याद कर सकते हैं उसको, ये तुमको तीनों को ये इसको एक जगह नोट कर दिया गया, ये सूत्र तुमको यहां से याद करना है। अब तुमको आता है हाइड्रोजन परमाणु का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इसकी व्याख्या कैसे होगी। तो जैसे कि तुमको था, अगर हम किसी कक्षा की, जैसे कि हम लोग तीसरा अपगृहित में देखे थे बोर का, कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आती है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता, वह ऊर्जा उसकी कम जब होगी तो वह विकिरण के रूप में क्या होगी? उत्सर्जित होगी। तो उस विकिरण की ऊर्जा उन दोनों ऊर्जाओं के अंतराल के, उन दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगी। तो कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगी। तो ये तुमको ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगी। तो ये जो तुम्हारा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, तो इसमें तुमको दिया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तुमको दिया हुआ है कि ये जो तुमको अगर n कक्षा से अगर उच्चतर इलेक्ट्रॉन n कक्षा से m कक्षा में आती है तो उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा E बराबर, या उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा जो होगी तुमको विकिरण की ऊर्जा बराबर, विकिरण की ऊर्जा बराबर En माइनस क्या होगा? Em के बराबर होगा, En माइनस Em के बराबर होगा, जिसको h न्यू लिख सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। तो एच न्यू, या इसको एच सी बाय लेमडा भी कह सकते हैं आप, एस सी बाय लेमडा इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, जो तेरा कॉमन हो गया और प्लस वाला को आगे लिख लो तो 1 बाय एम स्क्वायर माइनस एन बाय एम स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया। और 1 बाय लेमडा अगर लिखना हो तो ये तुमको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एच सी कर सकते हैं आप, और 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इसको जो है तुमको एक नियतांक मान लगेगा जिसको हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट कहेंगे, इसको आर कह सकते हैं। तो 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, आर बराबर क्या हो गया? रिडबर्ग नियतांक।
आर को हम लोग कहते हैं रिडबर्ग नियतांक, जिसका वैल्यू था 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर, इसका मान हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से एक सूत्र निकल गया तुमको कि 1 कभी भी तरंग दैर्ध्य निकालना है जो कि n ऑर्बिट से अगर m ऑर्बिट में आता हो तो 1 लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 1.097 इंटू 10⁻7 1/m² माइनस 1/n² होगा तुम्हारा ये। इस सूत्र के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी तुमको चाहे वेवलेंथ किसी कक्षा से किसी कक्षा में आएगी उसका निकाल सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन श्रेणी का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है इसको बहुत से मतलब कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो इसका अध्ययन किया गया उसके नाम पर इसको बहुत से श्रेणियों में बांट दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले जो कि अध्ययन किया गया था, जिन्होंने बामर में अध्ययन किया था, जो कि दृश्य प्रकाश में उन्होंने देखा था कि ये सब विकिरण का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, इसलिए पहला बामर श्रेणी है। उसके बाद तुमको जो कि दूसरा कक्षा के लिए था उसके लाइमन श्रेणी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, मतलब कि पहले लिख लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां। जैसे कि पहला हो गया तुमको लाइमन श्रेणी पढ़ेंगे, लाइमन श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां, पहला नंबर है लाइमन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में आती है तो उत्सर्जित विकिरण की श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती है। लाइमन श्रेणी कहलाती है जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण होती है। अल्ट्रावायलेट अंग्रेजी में कहते हैं इसको, अल्ट्रावायलेट विकिरण होती है। प्रथम कक्षा में आएगा तो अल्ट्रावायलेट विकिरण उत्सर्जित करेगा। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे रिडबर्ग 1/λ इक्वल टू r, यहाँ पर क्या होगा तुमको प्रथम कक्षा में आएगा तो 1/1² माइनस 1/n², ऐसा लिख सकते हैं। और अगर न्यूनतम का अगर ऊर्जा चाहिए, न्यूनतम अगर तुमको तरंगदैर्घ्य तुमको अधिकतम चाहिए तो तरंगदैर्घ्य जैसे देखो तुमको n का मान तुमको जैसे से ज्यादा होगा तो ऊर्जा का अंतराल तुमको क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, तरंगदैर्घ्य घटते जाएगा। तो तरंगदैर्घ्य अगर न्यूनतम के लिए, अधिकतम तरंगदैर्घ्य के लिए, अधिकतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए, तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए n बराबर कितना रखना है आपको, 2 रख दीजिए, n बराबर 2 रखिए तो ये अधिकतम तरंगदैर्घ्य आ जाएगा। तो 1/λ मैक्स, लाइमन श्रेणी की बात हो रही है, तो दैट इज इक्वल टू r तो रहेगा ही 1/1² माइनस 1/2²। तो लैम्डा मैक्स जो आ गया तुमको कितना आ गया, 1 माइनस 1/4, तो 4/3r, और r का वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर, ये पर मीटर होता है तो जो मीटर हो गया उलट के, तो 4 इंटू 4/3.3 करीब करीब हो गया। तो ये 4/3.3, तो ये तुमको 121 नैनोमीटर आ जाएगा। 121 नैनोमीटर तुम, और दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य शुरू होता है वो 390 नैनोमीटर से शुरू होता है, तो ये उससे कम है। तो ये तुमको क्या, अधिकतम वाला भी तुमको दृश्य प्रकाश से देखो कम आ गया, तो इसलिए ये तुमको किस रीजन में गया, ये पराबैंगनी रीजन में चला गया, ये पराबैंगनी रीजन में गया तुम्हारा, पराबैंगनी। और इसी में जैसे तुमको तुम्हारा जो एक प्रश्न है 12.6 दिया हुआ है उसमें 4 विकिरण को कहा गया है, तो आप n का मान अब अलग से चर्चा नहीं करेंगे, एनसीईआरटी उदाहरण तुमको यहीं पर चर्चा कर दे रहे हैं। लाइमन श्रेणी में एनसीईआरटी उदाहरण तुमको 12.7 का तुमको जहां तक है 12.7, जिसमें कि लाइमन श्रेणी के बारे में बताया गया है 12.6 है, 12.6 में, तो उसमें 4 विकिरण की चर्चा की गई है। तो ये पहला विकिरण हमने निकाल दिया, 2 से 1 आने वाला ये निकल गया। अब अगला के लिए 3 रख देंगे इनका मान, फिर 4 रख देंगे, फिर 5 रख देंगे, तो जिसको कैलकुलेशन तुम कर सकते हो आसानी से, तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये उदाहरण हो गया तुम्हारा। अब है तुम्हारा न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए क्या होगा इसमें, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए n का मान अधिक से अधिक रखे तो n को इन्फिनिटी रख दीजिए,
इसको क्या रख दीजिए, एक पहला कक्षा में तो लाइमन श्रेणी में आना ही है, तो 1 बाय लेमडा मिनिमम बराबर क्या होगा, आर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर 0 हो गया, तो लेमडा मिनिमम जो हो गया दैट्स इक्वल टू 1 बाय आर हो गया, तो 1 बाय 1.097 इंटू 10 पावर 7 मीटर, तो ये 91 नैनोमीटर करीब आ गया। तो ये तुमको जो है लाइमन श्रेणी के जो विकिरण होंगे 91 से लेकर, जैसे दूसरा से पहला में आएगा तो 121 नैनोमीटर, फिर 3 से 1 में आएगा तो उसके 121 से थोड़ा सा कम, फिर तुमको 4 से 1 आएगा तो बढ़ घटते घटते जब अनंत तक चला जाएगा तो 91 तक जाएगा। तो 91 से लेकर 121 नैनोमीटर के विभिन्न जो विकिरण हैं वह तुमको लाइमन, जबकि कोई भी किसी भी उच्चतर कक्षा से प्रथम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वह तुमको लाइमन श्रेणी का विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिसकी की ऊर्जा जिसकी की तरंगदैर्घ्य तुमको क्या होगी, 121 नैनोमीटर से 91 नैनोमीटर के बीच होगी, और रेडबर्ग फार्मूला से इसका हम लोग निकाल सके। दूसरा विकिरण का जो श्रेणी है दैट इज बामर श्रेणी है तुम्हारा, जिसमें कि तरंगदैर्घ्य तुमको ये दृश्य प्रकाश मत, ये विजिबल लाइट में आएंगे, जिसका कि तरंगदैर्घ्य 390 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक होगा। 390 नैनोमीटर तुमको बैगनी लाइट का होता है 390 नैनोमीटर, और 760 हो गया तुमको लाल रंग का। उसके बाद अवरक्त तरंगें आ जाती है, इंफ्रारेड। तो विजिबल लाइट में अगर देखेंगे तीसरा में तुमको है दूसरा बामर श्रेणी। बामर श्रेणी उच्चतर कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा, उच्चतर कक्षा से दूसरी कक्षा में आने पर, दूसरी कक्षा में आने पर जो विकिरण मिलेगा, और ये दृश्य प्रकाश में जाएगा। ये कहां जाएगा, दृश्य प्रकाश में, विजिबल लाइट में आएगा। तो इसके लिए तुमको 1 बाय लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। तो ये तुमको हो गया, ये इसमें जो है लेमडा मैक्सिमम निकालना है, तो लेमडा मैक्स के लिए एन बराबर 3 रखिए, और लेमडा मिनिमम के लिए तो एन बराबर इन्फिनिटी ही रखिएगा। ये तुमको इसका निकल जाए, तो ये तुमको देखोगे तुमको तो ये विजिबल लाइट में आ जाएगा, जिसका कि नैनोमीटर तुमको जैसे कि अगर रखते हैं 3 रखते हैं तो 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय, तो लेमडा मैक्स से निकालते हैं। चलिए आर इंटू क्या हो गया, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया 1 बाय लेमडा मैक्स बराबर आर इंटू 36 हो गया एलसीएम, 9 माइनस 4 और 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो 36/5 आर, तो लेमडा मैक्स बराबर 36/5 इंटू 1.097 इंटू 10 पावर 7 मीटर, तो 36/5.5, 36 बटे करीब 5.5 हो गया, तो 7.2 बाय 1.1, तो लगभग 670 नैनोमीटर के आसपास ये आएगा तुम्हारा। ये अधिकतम हो गया। अब इससे कम वाले मिलेंगे, और जैसे कि 3 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, इन्फिनिटी तक रखेंगे, तो इन्फिनिटी में हो जाएगा तुमको कितना, इन्फिनिटी में 4/r हो गया, 4/r हो गया, 4/1.1, तो 3 हो गया उधर, 380 के आसपास आ जाएगा, बैगनी लाइट आ जाएगा। अधिकतम तुमको भी गया तो 380-390 के आसपास जा रहा है, जो कि किसको देखेगा, एकदम बैगनी रंग के लाइट के आसपास आ जाएगा। तो सारे जो है विकिरण किस रीजन में जाएंगे, ये दृश्य रीजन में जाएंगे, ये तुमको विजिबल लाइट में जाएंगे। ये बैगनी से लगे, ये लास्ट है तुमको, ये तुमको यहां तक पहुंचेंगे, और तुमको सबसे कम 380-90 नैनोमीटर के आसपास आएगा, जो कि विजिबल लाइट में रहेगा। तो ये जो पूरे विकिरण है, सिर्फ इसी श्रेणी के विकिरण आपको दिखाई पड़ेंगे, जो पर्दा पर अगर खुली आंख से हम देखेंगे तो यही विकिरण दिखाई पड़ेंगे। और बाकी विकिरण के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, विकिरण का जो मापने वाला जो उसका रहता है उसके द्वारा आपको संसूचक के द्वारा निकलेगा। आंख के द्वारा दिखाई सिर्फ बामर श्रेणी के विकिरण ही पड़ते हैं पर्दे पर, और बाकी जो विकिरण है वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो लाइमन श्रेणी हो या तुमको और भी जो श्रेणियां हैं, जैसे कि अब तो इसमें तीनों का नाम लिख दे रहे हैं। पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी जाहिर है कि अब समझ गए उच्चतर कक्षा से कहां आएगा, उच्चतर कक्षा से तीसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में। और इसका जहां तक कि ये तुमको है, ये अवरक्त तरंग आएगा, अवरक्त इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तरंग इसमें आएगा। ये इसका जहां तक कि है 1 बाय लेमडा का अगर सूत्र लिखना चाहोगे तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर होगा। ब्रैकेट श्रेणी चौथा, ब्रैकेट श्रेणी उच्चतर से चौथी कक्षा, उच्चतर से चतुर्थ कक्षा,
ये भी अवरक्त में ही जाता है, ये भी अवरक्त इंफ्रारेड में ही रहेगा, इंफ्रारेड में। और इसका भी सूत्र लिखना चाहोगे तो 1 बाय लैम्डा आर इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। फंड श्रेणी, फंड श्रेणी पांचवा है तुमको, ये तुमको 1 बाय ये पांचवा में जाएगा, उच्चतर से पांचवा, उच्चतर से पांचवा। ये भी तुमको इंफ्रारेड में ही रहेगा, ये अवरक्त में ही रहेगा। और तुमको 1 बाय लैम्डा और आर इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया। ये तीनों श्रेणी अवरक्त में जाती है, जो कि आंख से दिखाई नहीं पड़ेगी, लाल से इसका ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जाएगा। तो ये तुमको ये हाइड्रोजन श्रेणी की श्रेणियां हो गई। अब है तुमको एक टॉपिक दिया हुआ है कि बोर का जो तुम्हारा सिद्धांत है वो डी ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर उसकी व्याख्या की जा सकती है। डी ब्रोगली का जो तरंग दैर्ध्य याद होगा तुमको, पिछले चैप्टर में बताए थे, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ऐसा तो हम लोग पढ़े थे। बोर सिद्धांत एवं डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत, डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य, इन दोनों में देखो क्या है संबंध। तो इसका जो तुमको था, हम लोग जब बोर का सिद्धांत mvr बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, NH/2π, ये हम लोग अभी पढ़े। तो इसमें जो कि mv हो गया तुमको, mvr बराबर है तुमको, तो mv बराबर NH/2πr लिख सकते हैं। ये 2πr, mv बराबर, तो 2πr बराबर क्या होगा तुम्हारा NH/mv, ऐसा लिख सकते हैं। और डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार, डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार लेम्डा किसी का भी होता है, जो इलेक्ट्रॉन का भी यहां होगा, h/mv, ये इलेक्ट्रॉन का तरंग का हुआ, इलेक्ट्रॉन तरंग की तरंग, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य यहाँ है, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य हो गया ये डी ब्रोगली सिद्धांत का। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h/mv, तो h/mv तो दैट्स इक्वल 2πr इज इक्वल टू n गुना लैम्डा। तो जो इसकी जो परिधि होती है, हमेशा तरंग दैर्ध्य का क्या होगा, परिधि जो है तुमको, कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य का गुणक है, तरंग दैर्ध्य का गुणक होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जैसे तरंग दैर्ध्य जो भी होगा, जैसे कि तुमको तरंग दैर्ध्य जो भी है इलेक्ट्रॉन का, उसका कुछ 1 गुना 2 गुना, मैंने कभी भी इंटीजर टाइम्स होगा, 2 गुना 4 गुना, लेकिन 2.5 गुना कभी नहीं होगा। तो ये से भी तुमको पुष्टि होती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के आधार पर भी इसके अभिगृहित की क्या कर सकते हैं, हम लोग पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन बोर सिद्धांत का जहां तक रहा, हम लोग का जो कि बोर सिद्धांत तो हम लोग ये पढ़ लिए अभी, जो इतना हमारा कोर्स में दिया हुआ है, बोर के सिद्धांत को हम लोग पढ़ लिए, उसका उदाहरण भी बना लिए। तो हम लोग का जो कोर्स है वो तो वो परमाणु का जो चैप्टर है हमारा, ये समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके जो बोर के परमाणु के मॉडल, जो सिर्फ बोर के परमाणु मॉडल के दोष क्या है, ये सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही सही हुए, या कुछ आयंस जैसे हीलियम प्लस, Li2 प्लस, जिसमें जेड का वैल्यू 2 3, इन सबों के लिए भी लागू कर सकते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसी में लागू होती है। बाकी सब परमाणु के लिए जाहिर है हम लोग को जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो सिद्धांत है, तो उसके बजाय क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर इसकी जो इसकी आगे की पढ़ाई की जाती है, जिसमें कि श्रोडिंगर का तरंग सिद्धांत, डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत, इन सबों के आधार पर उस थ्योरी को बनाया गया, जो कि हम लोग के कोर्स से बाहर है, तो उसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो हम लोग का जो ये तुम्हारा जो है क्लास 12 का जो परमाणु का जो चैप्टर था, सिलेबस था, ये तुम्हारा ये थ्योरी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, जितने तुमको एनसीईआरटी बुक हो या किसी और बुक से भी कभी भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, और जिस भी क्वेश्चन में भी दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी के लिए भी तुम राइट ऐप के माध्यम से हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।